Name of Allah, the most beneficent and the merciful. Today you are going to learn about types of relations. There are different types of relations. In this section we will discuss some types of relations which are usable in discrete structures. First one is reflexive relation. First of all, we will learn about definitions of reflexive relation. Any relation R on a non-empty set A is called reflexive if A, A order pairs की form में belongs to R for all A belongs to small a belongs to capital A. Thus, a relation R on a non-empty set is not reflexive if there exists at least one A small a belongs to capital A such that A और A ये order pairs की फॉर्म में है does not belongs to R. अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट A होगा जिसको हमने कैपिटल A से शो किया हुआ है. अब A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उन सभी एलिमेंट्स का उसी सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे ले लेना है. जिस तरह यहाँ पे A लिखा हुआ है तो A का A के साथ ही आपने ऑर्डर पे लेना है. तो अगर A का A के साथ ही ऑर्डर पेयर जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं उनके रिलेटेड सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशंस या फिर कम्बिनेशंस आपको मिल जाएं किसी रिलेशन में तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके पास एक सेट A यहाँ पे मेंशन है 1 2 3 4. हमने यहाँ पे A क्रॉस A लिया हुआ है. सबसे पहले तो A क्रॉस A में आपको पता है कि इस फॉर्म में ये सारे के सारे 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे. अब A में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए हुए हैं. तो 4 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट का अपने यानी कि हाँ एक एलिमेंट का अपने ही साथ अगर ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन में मिल जाए तो फिर वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. जिस तरह 1 है पहला एलिमेंट तो 1 का 1 के साथ अगर ऑर्डर पेयर आपको मिल जाए और 2 है 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर आपको मिल जाए, 3 है 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर मिल जाए, 4 है तो 4 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर मिल जाए तो वो फिर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. अब कुछ रिलेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है. तो 1 का 1 के साथ यहाँ पे R1 में ऑर्डर पेयर है, 2 का 2 के साथ भी है और ये फिर 2 का 3 के साथ है और 3 का 3 के साथ है, 4 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ है. अब देखें जितने भी एलिमेंट्स A में पड़े हुए हैं 1 2 3 4 इन सभी एलिमेंट्स के रिलेटेड एक एलिमेंट का अपने ही साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद है इस रिलेशन में R1 में. तो फिर ये जो R1 होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा. देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ है. तो फिर ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. अब R2 चेक कर लें. R2 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 3 के साथ है. अब आप देखें कि R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो 4 एलिमेंट A में पड़ा हुआ है इसका अपने साथ ही ऑर्डर पेयर जो है 4, 4 वो इस R2 में मेंशन नहीं है. तो फिर R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा.
नेक्स्ट R3 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 का 1 के साथ है, और फिर 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, और 4 का 4 के साथ है। तो चारों एलिमेंट्स का अपने ही साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पे मेंशन है, तो ये R3 आ जाएगा। नेक्स्ट R4 जो है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स ए में पड़े हुए हैं उनका अपने ही साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पे मेंशन है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो फिर ये भी रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अब ए क्रॉस ए, ये R5 जो है ये ए क्रॉस ए के इक्वल, इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन मीन कि इसमें सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे जो जितने भी पॉसिबल होते हैं। तो अगर इसमें सारे के सारे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, और 4 4 भी होगा। तो ये भी रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। और R6 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सिर्फ 3 और 4 ये ऑर्डर पेयर मेंशन है। तो फिर ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, या ना 4 4 है। तो ये आप इन एग्जांपल्स को दे सकते हैं। अगर ए में इस सेट में एक एलिमेंट 5 भी होता तो हमने 5 का 5 के साथ वाला ऑर्डर पेयर भी सभी रिलेशन में चेक करना था। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो इन चारों एलिमेंट्स का हम इन्हीं के साथ एक एलिमेंट का उसी के साथ, यानी कि सेम एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर यहाँ पे 1 1 जिस तरह है, तो एक एलिमेंट का अपने ही साथ ऑर्डर पेयर मौजूद है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। नेक्स्ट बुक क्या है, यहाँ पे भी उसने इन एग्जांपल्स को डिटेल से लिखा हुआ है कि R1 R3 R4 R5 रिफ्लेक्सिव है, बल्कि R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जो रिलेशन R4 है उसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मीन के जिसमें जितने भी एलिमेंट सेट में पड़े हैं उनका आपके पास उन एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट का अपने ही साथ ऑर्डर पेयर, दूसरे का अपने ही साथ, तीसरे का भी अपने ही साथ ऑर्डर पेयर है, 4 का 4 के साथ, और इनके अलावा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि दी रिलेशंस R1 R3 R5 आर रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी। अब ये जो R1 R3 और R5 उसने कहा हुआ कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। वो आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक 2 3 आ गया, ये डिफरेंट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है। इसी तरह से 4 3 आ जाएगा, तो जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आ जाएगा तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं रहता। आइडेंटिटी में सिर्फ सेम एलिमेंट्स का ही वो ऑर्डर पेयर रहेगा। नेक्स्ट उसने ये भी कहा हुआ है कि R6 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज नन ऑफ पेयर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 लाइज इन द रिलेशन R6। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि R6 भी ये नहीं है जो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 ऑर्डर पेयर भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, और 4 4 भी नहीं है। नेक्स्ट आप कोई भी अगर एक सेट दिया हुआ है तो उसके रिलेटेड आप उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें n एलिमेंट हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं कि उसके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे। तो वो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी 2 raised to the power n into n minus 1। तो अगर आपके पास के कोई एलिमेंट कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे n की जगह 4 यूज़ कर लें,
तो आपके पास ये सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो वही होगी कि जो कि उनकी नंबरिंग होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। Any relation R on a non-empty set A is called symmetric if A, B belongs to R implies BA belongs to R for any A belongs to A. That is, if A related to B implies B related to A. अब इसको समझने के लिए डेफिनेशन को हमारे पास एग्जांपल भी मेंशन है। वो कह रहा है कि अगर किसी रिलेशन में ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो फिर वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। अब उसी तरह से ये ए सेट है 1 2 3 4 और ए क्रॉस ए ले लिया और ए क्रॉस ए लेके हमने इसके कुछ सबसेट्स ले लिए रिलेशन बनाने के लिए। तो ये कोई 5-6 हमने यहाँ पे सबसेट्स लिए हुए हैं। अब पहले चेक करते हैं कि R1 जो है पहला रिलेशन वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखें ये 1 1 मेंशन है, तो 1 1 को उलट देंगे तो फिर भी 1 1 ही रहेगा, तो वो भी इसी में मेंशन है। अब 2 2 मेंशन है तो 2 2 को उलट देंगे तो 2 2 यानी कि इसका इन्वर्स ले लेंगे तो 2 2 ही बनेगा, वो भी इसी सेट में मेंशन है। 2 3 लेंगे, क्या 3 2 है इसमें? देखें यहाँ पे 2 3 मेंशन है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 यहाँ पे मेंशन है, तो फिर ये इसके लिए तो ये बात ठीक होगी। अब 3 3 लें तो 3 3 का इन्वर्स लेंगे तो वो भी इसी में मेंशन 3 3 ही सेम ही होगा, वो भी इसी सेट में है। 4 4 के लिए भी यही बात होगी। अब देखें इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स जो है वो भी इसी सेट में पड़ा हुआ है, तो फिर ये जो R1 है ये सिमेट्रिक बन जाएगा। R2 को चेक करें, R2 में 1 1 है, 1 1 का इन्वर्स जो 1 1 ही होगा वो भी इसी सेट में पड़ा हुआ है। इसी तरह 2 2 3 3 भी इनके एलिमेंट के तौर पे भी इनके इन्वर्स भी इसी सेट में पड़े हुए हैं। अब 4 3 को अगर चेक करें तो 4 3 यहाँ पे तो है लेकिन 3 4 इस सेट में नहीं पड़ा हुआ है, तो फिर ये 3 4 3 की वजह से, क्योंकि 3 4 इस सेट में नहीं पड़ा हुआ, तो फिर वो जो है R2 सिमेट्रिक नहीं रहेगा। अब R3 अगर चेक कर लें तो यहाँ पे देखें 1 1 है तो 1 1 तो फिर इसी में रहेगा। 2 1 2 देखें तो 2 1 भी इसी सेट में होना चाहिए, तो 2 1 तो इस सेट में है। 2 3 चेक करें तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए जो कि है यहाँ पे। 4 4 देखें तो 4 4 का इन्वर्स तो वो सेम ही रहेगा, तो वो भी इसी सेट में है। तो जितने भी इस रिलेशन R3 में एलिमेंट पड़े हुए हैं तो उनके इन्वर्सेस भी इसी में पड़े हुए हैं, तो फिर ये भी सिमेट्रिक बन जाएगा। R4 को चेक कर लें तो ये भी सिमेट्रिक होगा। तो ये भी एक बात नोट कर लें कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ये देखें R4 हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो भी सिमेट्रिक है। इसी तरह से A क्रॉस A जो है, A क्रॉस A ये हमारा रिलेशन है, इसमें जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं उनके इन्वर्सेस भी होंगे। आप देखें कि 1 1 2 2 3 3 4 4 वो तो हैं, उनके तो इन्वर्सेस तो वही होते हैं, उनके लिए तो ठीक है। अब 1 2 देखें तो 2 1 भी होगा, 1 3 देखें तो आपके पास 3 1 भी होगा, 1 4 देखें तो आपके पास 4 1 भी इसी में होगा, 2 1 देखें तो 1 2 भी होगा, 2 2 तो वही है, 2 3 देखें तो 3 2 भी आपके पास यहाँ पे होगा, 3 2 ये देखें 3 2 भी यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह से फिर आप 2 4 देख लें तो आपके पास क्या होगा, 4 2 भी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे 3 4 देख लें तो 4 3 भी होना चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये बात नोट कर लें कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होता है। अब
ये जो आपके पास है R6 दिया हुआ, R6 भी सिमेट्रिक नहीं है। अब देखें कि 3, 4 यहाँ पे मेंशन है इस रिलेशन में, लेकिन 4, 3 इस रिलेशन में नहीं है इसका इन्वर्स, तो फिर ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आप किस तरह से काउंट कर सकते हैं, इस फार्मूला को यूज़ करके। अब कोई भी सेट ए है जिसमें एलिमेंट फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो आपने n की जगह 5 यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लेना है इस पावर को, फिर 2 की वो पावर ले लेनी है, तो आपके पास ये जो है ये फार्मूला यूज़ करके वो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे। अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो आपने उसके सिमेट्रिक रिलेशंस फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पे n की जगह 6 यूज़ करें, 6 यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लें पावर को, फिर 2 की पावर में वो वैल्यू ले लें, तो वो सिमेट्रिक नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशंस। Transitive relations, any relation R on a non-empty set A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। इसका मतलब ये है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी सी भी आर में से बिलोंग कर रहा है, तो दरमियान वाला जो बी बी है इसको स्किप करके ए सी जो बनेगा एलिमेंट वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसको समझने के लिए फिर से हमारे पास वही सेट ए है और एक रास ए हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये पहला रिलेशन जो लिखा हुआ है R1, ये हम चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब ये जो 1, 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम 1, 1 देखें तो 1, 1, अब देखें कि किसी कोई हमारे पास ऐसा भी पेयर है कि जिसमें सेकंड कोई ऐसा भी कोई दूसरा पेयर है कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और दूसरा एलिमेंट कोई 1 से डिफरेंट हो। अब पहला तो इसमें इस पेयर को लेके, जिस तरह यहाँ पे था ना डेफिनेशन में कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपने क्या करना है कि 1 अगर पहला आपने पेयर लिया हुआ है तो इसका सेकंड एलिमेंट और किसी और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखना है कि वो कोई सेम है। अब 1, 1 तो है, लेकिन कोई आपको ऐसा पेयर नहीं मिल रहा कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, क्योंकि इस पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 है, तो ये तो इसके लिए फिर वो बात नहीं बनेगी ये डेफिनेशन वाली। अब इसी तरह से 2, 2 देख लें। अब इस पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 है। अब हम कोई और पेयर ढूंढते हैं कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, और यहाँ पे देख लें कि ये है। अब देखें कि डेफिनेशन वाली बात यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, कि अगर 2, 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, कि इसका फर्स्ट पेयर और इस पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो सेम है, तो फिर क्या होगा कि ये इसका सेकंड और फर्स्ट स्किप हो जाएगा, आपके पास फिर फॉर्म क्या बनेगी 2, 3 फिर बन जाएगी। फिर आपने फर्स्ट इसका लेना है और इसका सेकंड लेना है, तो वो 2, 3 अगर इसमें है तो फिर वो क्या है ट्रांजिटिव वाली बात बन जाएगी। अब देखें इस पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 है, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, तो 2, 2 को स्किप कर दें तो फिर जो फॉर्म बनेगी वो 2 और 3 ये बन जाएगी। 2, 3 ये मेंशन है, तो फिर इसके लिए तो वो ट्रांजिटिव वाली डेफिनेशन फुलफिल होगी। तो 3, 3 के लिए देख लें, तो 3, 3 में जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, और फिर हमारे पास एक ये भी पेयर लिखा होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो फिर ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सेकंड इसका फर्स्ट स्किप करके आपके पास एलिमेंट क्या बनेगा 3, 2, एलिमेंट 3, 2 बनेगा।
तो क्या 3 2 आपके पास यहाँ पे मेंशन है? तो 3 2 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो ये भी फिर इनके लिए भी ये ट्रांसिटिव रिलेशन वाली बात फुलफ़िल हो जाएगी। अब 4 4 क्या कोई ऐसा पेयर भी है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो? वो ऐसा हमारे पास कोई नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे डेफिनेशन फुलफ़िल नहीं हो रही। तो जितने भी पेयर यहाँ पे हैं, तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो डेफिनेशन फुलफ़िल हो रही है, जिस तरह हमने 2 2 और 2 3 के बारे में देखा, और इस तरह से 3 3 और 3 2 के बारे में देखा। तो अगर तो ये बात बन रही है तो फिर ये फिर वो ट्रांसिटिव रिलेशन बन जाएगा। तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन भी है। अब R2 देख लें कि 1 1 है। कोई ऐसा पेयर भी है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और सेकंड कोई डिफरेंट भी हो जाए? तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये तो फिर इसके लिए वो बात हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अब 2 2 के लिए देख लें, तो 2 2 में कोई ऐसा पेयर भी आपको है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, क्योंकि इसका सेकंड 2 है, तो वो कोई ऐसा नहीं है। तो फिर इसके लिए फिर हम वो स्टार्ट ही नहीं कर सकते डेफिनेशन। अब इस 3 3 के लिए भी देख रहे हैं, तो कोई नहीं, हम कोई ऐसा नहीं है कि जिसका फर्स्ट हमारे पास 3 हो। 4 3 देख लें, तो 4 3 कोई ऐसा आपके पास, अब देखें ये 4 3 के लिए भी कोई ऐसा आपको पेयर मिल जाना चाहिए कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 है, तो फिर इस पे हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि 4 3 है तो 3 3 है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, तो आपको इसका फर्स्ट और इसका सेकंड 4 3 बनता है, वो भी इसी में होना चाहिए। तो 4 3 3 3 है, तो 4 3 इसी में होना चाहिए। तो ये देख लें कि 4 3 इसमें है, तो फिर क्या होगा कि ये भी फिर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। इसका बात करने का मकसद ये है कि जिस पेयर पे डेफिनेशन, अगर तो 2 पेयर्स हैं तो फिर आपने डेफिनेशन अप्लाई करनी है। अगर एक पेयर है तो फिर तो हम डेफिनेशन वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो फिर वो ट्रांसिटिव वाले रिलेशन बात फुलफिल हो जाएगी कि अगर 2 पेयर्स हैं इस फॉर्म में, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर हमने कहना है कि ए सी भी इसी में है या नहीं है। तो फिर अगर होगा तो फिर ट्रांसिटिव बन जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो अगर हम सिंगल एलिमेंट लेके देखें, जिस तरह यहाँ पे 2 2 है, तो हमारे पास कोई इसके साथ पेयर नहीं बन रहा कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो फिर हम वो डेफिनेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते कि जो 2 पेयर्स का कम्बिनेशन होगा, तो फिर अगर तो थर्ड पेयर भी आ रहा है तो फिर वो कह रहे हैं कि ट्रांसिटिव बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो R3 है, वो चेक करते हैं क्या वो ट्रांसिटिव है या नहीं है। अब 1 1 देखें, कोई ऐसा पेयर भी है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, वो हमारे पास है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे डेफिनेशन ये वाली अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 1 भी है तो 1 2 है। अब क्या इसका सेकंड को इसके फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर दें तो 1 2 बनता है, 1 2। क्या 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें है, तो इसके लिए ये ट्रांसिटिव बन जाएगा। अब अगर हम देखें, इस पे देखें, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करना चाहें 1 2 पे, तो ये देखें 1 2 है तो 2 1 भी है। तो इसके 2 को और इसके 2 को स्किप करके 1 1 बनता है, तो 1 1 इसमें है। तो ट्रांसिटिव वाली बात इन पे भी अप्लाई हो रही है। अब 2 1 देखें, 2 1 तो 1 1, यानी कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट 1 1 है। तो इसके सेकंड इसको फर्स्ट को अप्लाई करके हमारे पास 2 1 बन रहा है। तो 2 1 भी इसी में है, तो ये भी बात अप्लाई हो जाएगी। अब 2 3 पे देखें, अब 2 3 यहाँ पे 3 सेकंड एलिमेंट है, इसमें 3 2 में इसमें फर्स्ट एलिमेंट है। अब देखें, इस पे हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि 2 3 है और 3 2 भी है। क्या इसमें इसका फर्स्ट और इसका सेकंड और इसका फर्स्ट स्किप करके 2 2 जो बनता है, क्या वो भी इसमें पड़ा हुआ है? आप देख लें कि वो इसमें नहीं पड़ा हुआ 2 2। तो 2 2 इसमें नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो ट्रांसिटिव नहीं रहेगा।
अब ये ये R4 आप देख सकते हैं कि ये भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 1 1 है। कोई ऐसा हमारे पास सेकंड पेयर नहीं है कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, तो फिर जिस पे हम डेफिनेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। डेफिनेशन स्टार्ट करने का मकसद मतलब ये है कि हमारे पास अगर 2 पेयर इस फॉर्म में होंगे तब हमने देखना है कि क्या वो थर्ड पेयर इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर तो होगा वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम तो डेफिनेशन ले ही नहीं सकते। डेफिनेशन में क्या है कि इफ़ ए बी एंड बी सी, कि अगर ये 2 हैं तो फिर आपने देखना है कि ये तीसरा भी पेयर है या नहीं है। अगर होगा तो ट्रांजिटिव बन जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। इसी तरह से ए क्रॉस ए जो है वो ट्रांजिटिव होगा। अब 3 4 देख लें, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। अब 3 4 देख के अब ये जो R6 ये ट्रांजिटिव होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेशन में ये है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज करेगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ये 2 पेयर्स हैं तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये भी है या नहीं है। अब ये इसमें सिर्फ थ्री आर पेयर है। अब कोई ऐसा हमारे पास इसमें पेयर नहीं है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो और सेकंड कोई दूसरा कोई डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो वो ऐसा कोई पेयर नहीं है। जिस तरह इसने यहाँ पे भी लिखा होगा, वो कह रहा है कि R6 इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू 6 R6 एंड 4 क्वेश्चन मार्क, कि हमारे पास कोई ऐसा पेयर नहीं है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो और सेकंड डिफरेंट भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो हम वो डेफिनेशन क्या लेके स्टार्ट ही नहीं कर सकते। उसमें कब डेफिनेशन स्टार्ट कब होगी? जब ये 2 एलिमेंट होंगे। तो वो दूसरा तो है ही नहीं है, तो फिर हम डेफिनेशन ही अप्लाई नहीं कर सकते। वो फिर ट्रिवियली क्या होगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर चेकिंग वेदर 3 और क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क के हम कह लें कि इसका फिर ये दरमियान ये जो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट स्किप करके 3 कॉमा क्वेश्चन मार्क पर रहा है। वो कह रहा है कि वो तो फिर हम चेक ही नहीं कर सकते कि क्या वो है या नहीं है, क्योंकि दूसरा पेयर तो उसके पास नहीं है। तो फिर वो कह रहा है कि एंड कैन नॉट से डैट आ रिलेशन R6 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो फिर अगर वो दूसरा पेयर नहीं है तो फिर हम तीसरे पेयर पे हम क्यों जाएं? अगर दूसरा पेयर भी होगा फिर हम चेक करेंगे कि तीसरा है या नहीं है। तो फिर ये फिर ट्रिवियली क्या होगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशंस और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं ये भी ट्रांजिटिव होते हैं। वो नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ कि देयर इज़ नो फंडामेंटल फार्मूला फॉर काउंटिंग ट्रांजिटिव रिलेशंस। कह रहा है कि ट्रांजिटिव रिलेशंस नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस काउंट करने के लिए हमारे पास कोई फंडामेंटल फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3 है। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। कह रहा है कि चेक करें ये जो रिलेशन दिया हुआ है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। वो क्या क्या है वो चेक करें। ये रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 3 4 ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले आएगी रिफ्लेक्सिविटी, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा कि ये जितने भी ए में एलिमेंट पड़े हुए हैं इन एक एक एलिमेंट का अपने ही साथ ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए रिलेशन में। जिस तरह यहाँ पे 1 है एलिमेंट तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पे है आर में। 2 है तो 2 का 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर, 3 है तो 3 का 3 के साथ भी, 4 है तो 4 का 4 के साथ है। तो ये फिर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर किसी में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 इसका इन्वर्स तो वो अंडरस्टूड होगा। 2 2 3 3 4 4 तो ये तो ट्रिवियल ही है। 1 3 देखें
1 3 इसमें है, क्या 3 1 भी इसमें पड़ा हुआ है? 3 1 इसमें नहीं पड़ा हुआ, तो फिर ये, या फिर 3 4 देख लें तो 4 3 भी इसमें नहीं पड़ा हुआ, तो फिर ये फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी के बारे में देख लेते हैं। अब 1 1 तो है यहाँ पे, अब कोई ऐसा पेयर चेक करें कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और सेकंड कोई ना कोई हो। अब 1 1 है तो यहाँ पे देख लें कि 1 3 है, तो फिर अब हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, ये जो पेयर लिखा हुआ है 1 1, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट स्किप करके क्या बनेगा? 1 3 बन जाएगा। तो 1 3 इसमें है, तो फिर ये 1 3 इसमें पड़ा हुआ है, तो फिर वो उसके लिए ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। इसी तरह से 2 2 देख लें। 2 2 कोई ऐसा भी है कि जिसका, अब आपके पास कोई ऐसा भी यहाँ पे पेयर है कि जिसका फर्स्ट 2 हो और सेकंड एलिमेंट कोई ना कोई डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं है तो इस पर तो डेफिनेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब 3 3 देख रहे हैं। अब देखें कि हमारे पास ये जो पेयर है 3 3, इसका सेकंड 3 एलिमेंट है, तो अब ढूंढते हैं कोई ऐसा भी पेयर है कि जिसका फर्स्ट 3 हो। तो आप देख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट 3 है, तो इन दोनों पे डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। इसका सेकंड, इसका फर्स्ट स्किप करेंगे और फिर 3 4, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड 3 4 बनेगा। 3 4 इसमें है, तो फिर ये उसके लिए ट्रांसटिव बन जाएगा। 4 4 के लिए भी बन जाएगा। और 1 3 देखें, 1 3 के लिए इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है, तो फिर 1 4 बनेगा। क्या ये 1 4 इसमें है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे 1 3 3 4 डेफिनेशन स्टार्ट हो सकती है, तो 3 को स्किप करके 1 4 बन रहा है, तो 1 4 इसमें नहीं है, तो फिर वो क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट भी एग्जांपल 4 है, आप देख सकते हैं। और फिर है इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। कि अगर किसी रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, रिफ्लेक्सिविटी वाली भी आ रही है, सिमेट्रिक वाली भी आ रही है, ट्रांजिटिव वाली भी आ रही है, तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब प्रीवियस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल 3 है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इन तीनों में से कोई एक भी अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा कि फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। एक हमारे पास बड़ी सूटेबल सी एग्जांपल है कि जो यहाँ पे जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये उसने यहाँ पे इन सभी रिलेशंस को चेक किया हुआ है, तो आप 1 बाय 1 इनको चेक करें, क्या वो सिमेट्रिक हैं, रिफ्लेक्सिव हैं और ट्रांजिटिव है। अगर तीनों हैं, किसी रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास equivalent elements। Two elements A and B which are related by a equivalence relation are called equivalent elements। If A and B are equivalent, then we can denote it by A equivalent B।
अगर तो कोई दो एलिमेंट्स हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन की वजह से रिलेटेड हैं तो फिर हम उनको इक्विवेलेंट एलिमेंट का नेम देंगे और उनको इस तरह से ए इक्विवेलेंट बी की फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ आर इज़ इक्वल टू दिस बी आर रिलेशन ऑन अ सेट 1 2 3 add the minimum number of elements of A cross A so that the enlarged relation becomes reflexive, symmetric, transitive। वो कह रहा है कि ये हमारे पास रिलेशन है R दिया हुआ है, हम कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें R में ऐड कर देंगे तो ये फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से ऐड करना पड़ेंगे एलिमेंट्स। अब ए दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले ए क्रॉस ए लिख देना चाहिए। ये ए क्रॉस ए हमने लिख दिया, इसके 9 एलिमेंट्स आएंगे वो हमने लिख दिए। आर गिवन है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ए भी गिवन है वो भी हमने लिख दिया। अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, है ये जो गिवन है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखें रिफ्लेक्सिव में क्या है कि इस सेट ए में 1 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 वो तो है, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। अब देखें कि इस सेट में 2 है लेकिन रिलेशन में 2 2 का पेयर नहीं है, यानी कि 2 का अपने 2 के साथ, 2 का 2 के साथ ही पेयर नहीं है, तो फिर ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में 2 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह से 3 एलिमेंट इस सेट ए में पड़ा हुआ है, क्या 3 का 3 के साथ पेयर यहाँ पे है, वो भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर भी ऐड करेंगे। तो वो फिर पहले पॉइंट पे क्या आ रहा है कि टू मेक द रिफ्लेक्सिव रिलेशन वी नीड टू ऐड द पेयर 2 2 3 3 एंड द इनलार्ज रिलेशन बिकम्स, ये बन जाएगा। वो कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन में एक तो 2 2 ऐड करेंगे और एक हम 3 3 ऐड करेंगे, तो फिर वो रिलेशन बड़ा बन जाएगा इससे, तो फिर वो फिर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने यही करना है कि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए या फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए या फिर ट्रांजिटिव बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट ऐड करना पड़ेंगे इस रिलेशन में, वो हम मेंशन कर देंगे। तो इस पहली बात ये है कि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम 2 2 और 3 3 ऐड करेंगे। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब 1 1 है तो इसका इन्वर्स 1 1 होगा, तो वो तो ऑलरेडी इसमें है, अंडरस्टूड है। 1 2 क्या 2 1 इसमें है, 2 1 इसमें नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 1 ऐड करेंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए। 2 3 इसमें है, क्या 3 2 भी इसमें है, 3 2 इसमें नहीं है, तो वो भी हम फिर इसमें ऐड करेंगे रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए। ट्रांजिटिव के बारे में देख लें। अब देखें ट्रांजिटिव में पहला 1 1 है, अब कोई ढूंढते हैं कि कोई ऐसा पेयर है कि जिसका फर्स्ट 1 हो, सेकंड कोई भी आ सकता है। तो देखें 1 1 इसका 1 2, तो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, तो 1 1 1 2, तो 1 2 इसमें है तो ये तो फुलफिल होगी। अब देखें 1 2 कोई ऐसा पेयर भी है कि जिसका फर्स्ट फिर से 2 हो, तो देखें यहाँ पे है जिसका फर्स्ट 2 है। अब देखें क्या ये 2 2 से स्किप होगा तो आ जाएगा 1 3, क्या 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे 1 3 का जो पेयर है इसमें ऐड कर देंगे ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो यही हमने यहाँ पे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि हमने 1 3 ऐड कर देंगे, तो फिर वो जो इनलार्ज जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल 6, कह रहा है कि इफ़ R is an equivalence relation on a set A, show that its inverse R inverse जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं is also an equivalence relation। कह रहा है कि अगर R रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन A पे है तो उसका इन्वर्स ले लें, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
तो यानी कि हमने आर इनवर्स को प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इनवर्स को हम प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन की यही प्रॉपर्टी होती है कि जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में फॉर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखें वो कह रहा है कि कोई भी हम सेट का ए का एलिमेंट लेते हैं तो ए कॉमा ए ज़रूर बिलोंग करता है आर में से। वो क्यों करता है? क्योंकि वो अंडरस्टूड है, गिवन है कि आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर हम ए कोमा ए ये जो ऑर्डर पेयर है इसका इन्वर्स लेते हैं तो ए कोमा ए ही बनता है, तो वो भी उस सेट में होगा। वो फिर किस में होगा? इन्वर्स में होगा। कि अगर हम उलट देंगे तो ए कोमा ए वो तो है, उलट देंगे तो वो आर इन्वर्स में एलिमेंट चला जाएगा। अब आर इन्वर्स में ये एलिमेंट बिलोंग कर गया तो फिर वो रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर जाएगी। अब आर हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या करेंगे उसमें, यहाँ पे उसने सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिविटी तो यहाँ पे हमने चेक कर ली कि अगर ए कोमा ए आर में से आ रहा है तो उसका इन्वर्स ए कोमा ए ही होगा, वो भी उसी आर इन्वर्स में आ जाएगा, तो रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर जाएगी। नेक्स्ट सिमेट्री की अगर हम बात करें तो गिवन है कि हमारे पास आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में से। अब बी ए बेसिकली जो एलिमेंट है ये आर इन्वर्स का एलिमेंट है। तो अब देखें अगर आर हमारे पास ये रिलेशन हो, आर इज इक्वल टू ए बी और बी ए ये हो रिलेशन, तो देखें कि ये आर उसने इस फॉर्म में क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये गिवन है कि वो इक्विवेलेंस है। अगर इक्विवेलेंस होगा सिमेट्रिक भी होगा, तो सिमेट्रिक मीनिंग अगर ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें बी ए भी ज़रूर होगा। अब आर इन्वर्स के एलिमेंट किस तरह से बनेंगे? आर इन्वर्स के एलिमेंट ये बनेंगे कि ये जो ए बी है ये बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो बी ए है ये ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आर इन्वर्स है वो भी सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि बी ए इसमें है तो ए बी इसका जो इन्वर्स है वो भी इसी में पड़ा हुआ है, तो आर इन्वर्स जो है ये भी सिमेट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी के बारे में देख लेते हैं। गिवन है कि आर हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव है। वो क्यों गिवन है ट्रांजिटिव है? क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ट्रांजिटिव तो ज़रूर होगा। अब हमारे पास रिलेशन है कि जिसमें ए बी है और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में से, तो ए सी भी इसमें बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। अब इसका इन्वर्स हम बना लें। इन्वर्स बनाएंगे तो ए बी बी ए में कन्वर्ट होगा, बी सी सी बी में कन्वर्ट होगा, ए सी सी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आर इन्वर्स बना है ये भी आपके पास ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? अब देखें बी ए यहाँ पे है, कोई ऐसा एलिमेंट भी है कि जिसका ऐसा भी पेयर भी है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए हो? वो कोई भी नहीं है, तो वो तो डेफिनेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सी भी देख लें तो सी भी कोई ऐसा भी एलिमेंट है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट बी हो? तो वो देखें यहाँ पे है, तो डेफिनेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। सी बी बी ए, क्या सी ए इसमें है? ये देखें सी ए इसमें है, तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से सी ए देखें, कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए हो? वो ऐसा कोई भी नहीं है, तो डेफिनेशन यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो आर इनवर्स भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट लग रही है कि एग्जांपल 7 में कह रहा है कि इफ़ m let m be a fixed positive integer, two integers a and b are said to be congruent modulo m, written as a ये इक्विवेलेंस b या फिर congruent b a congruent b मॉडुलस m।
इफ़ m डिवाइड्स a माइनस बी। ये हमने लास्ट टाइम कन्गुरेंट के बारे में बात की थी कि a कन्गुरेंट b मॉडुलस m का क्या मतलब है कि a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है। शो दैट द रिलेशन ऑफ कन्गुरेंट मॉडुलो m इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारे पास ये उसने रिलेशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है जो कि कन्गुरेंस के रिलेटेड है। हमने क्या करना है कि इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब लेट कर लेते हैं कि R डिनोट द रिलेशन कन्गुरेंट मॉडुलो M, कि R में वो एलिमेंट हैं, वो पेयर हैं कि जो कि वो पेयर होंगे कि जिनको आपस में, जिनके एलिमेंट्स को हम माइनस करें वो m इंटीजर उनको डिवाइड कर रहा होगा, उस तरह के रिलेशन में एलिमेंट होंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि फॉर a बिलोंग्स टू z, ये हमने कोई z में से कोई एलिमेंट ले लिया। अब क्या a, a इस सेट ये जो है रिफ्लेक्सिविटी कैसे प्रूव होगी कि आपने a लिया हुआ है, कोई z का एलिमेंट ले लिया, a का a के साथ पेयर क्या इसी सेट R में बिलोंग करेगा? वो कब बिलोंग करेगा? जब वो इस डेफिनेशन को, इस इक्वेशन को, कन्गुरेंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर आई मीन के सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई करवाने के लिए इस रिलेशन R में कब बिलोंग करेगा? जब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखें कि अब हमने A ले लिया, तो a, हम बिलोंग करें, अब हम ये प्रूव करेंगे कि वो भी इसी R में है, इस रिलेशन में है। वो कैसे करेंगे कि a के साथ ही हम कन्गुरेंस ले लें, a कन्गुरेंस a मॉडुलस m। तो अब देख सकते हैं कि ये जो a कन्गुरेंस a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a माइनस a को m डिवाइड करेगा। अब a माइनस a बेसिकली क्या है? वो बेसिकली ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो को तो कोई भी डिवाइड कर सकता है। तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा कि a, फॉर एनी a बिलोंग्स टू z, वो इस R का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को वो कोई भी एलिमेंट डिवाइड कर सकता है। तो इस यहाँ पे हम m की बात कर रहे हैं, तो m एक स्पेसिफिक इंटीजर, वो भी डिवाइड करेगा, तो रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब सिमेट्री की बात कर लें। अब सिमेट्री में ये है कि अगर a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर a को b सेट R में से आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, तो b a भी आना चाहिए। अब अगर a b सेट R में से आ रहा है तो ये फिर गिवन है कि a कन्गुरेंट b मॉडुलस m होगा, या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, या फिर दूसरे अल्फाज में a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा होगा। अब हम ये चेक करेंगे क्या b माइनस a को भी m डिवाइड करता है या नहीं करता। तो क्या हम ये a माइनस बी को इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इंटू a माइनस बी। तो देखें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर a कन्गुरेंट b मॉडुलस m है तो इसका मतलब ये है कि m डिवाइड्स a माइनस बी, कि a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है। अब अगर b कन्गुरेंट a देखें तो इसका मतलब ये है कि b माइनस a को भी अगर हमने देखना है कि a सेट R में जा रहा है, तो फिर b और कन्गुरेंट a मॉडुलस m, ये बात भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि b माइनस a को भी m डिवाइड करना चाहिए, b माइनस a भी m से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या वो डिवाइड करता है या नहीं करता। अब b माइनस a को क्या हम माइनस इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? वो हम जारी सी बात है, हम लिख सकते हैं b माइनस a को। अब अगर a माइनस बी को, ये तो गिवन है कि a माइनस बी को m डिवाइड करता है, तो माइनस इंटू a माइनस बी को भी m डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 2 को
1 डिवाइड कर रहा है तो -2 को भी 2 1 डिवाइड करेगा। जिस तरह 3 है तो 3 को 1 डिवाइड करता है तो -3 को भी 1 डिवाइड करेगा। यही बात है कि a माइनस बी को तो m डिवाइड करता है तो माइनस इंटू ए माइनस बी को भी m डिवाइड करेगा। तो माइनस इंटू ए माइनस बी बेसिकली क्या है, वो बेसिकली b माइनस ए ही है, उसको हम डिवाइड कर रहा है। तो फिर वो सिमेट्रिक वाली बात भी प्रूव हो जाएगी, क्योंकि b और a जो है b कोमा a वो या फिर b रिलेटेड टू a वो भी उसी सेट R में जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव वाली बात देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव में ये होगा कि इफ़ a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c देन a रिलेटेड टू c होना चाहिए। अब अगर a रिलेटेड टू b है तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी को कोई m डिवाइड करेगा। इसी तरह से b रिलेटेड टू c है तो इसका मतलब ये होगा कि b माइनस c को कोई दूसरा m पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करेगा। तो वो जो डिवीजन वाली बात है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a माइनस बी को अगर m डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी किसी लैम्डा टाइम m के इक्वल होगा। अगर b माइनस सी को m डिवाइड कर रहा है तो b माइनस सी म्यू टाइम m के इक्वल होगा। हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होकर a माइनस सी आ जाएगा। अब लैम्डा भी कोई इंटीजर है और म्यू भी कोई इंटीजर है तो इनकी एडिशन भी कोई इंटीजर होगी। तो फिर ये क्या शो हो रहा है कि m जो है a माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये बात अगर a माइनस सी को m डिवाइड कर रहा है तो फिर ये क्या होगा कि a रिलेटेड टू c है। a रिलेटेड टू c मीन कि a कोमा सी भी इसी सेट R में जा रहा है, इसी रिलेशन में जा रहा है। तो फिर क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वाली बात भी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। Any relation R on a non-empty set A is called an antisymmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B for any AB belongs to A. That is, if A related to B and B related to A only if A is equal to B. वो कह रहा है कि अगर तो किसी रिलेशन में A भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये बात सेटिस्फाई हो रही तो फिर एंटी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने एक सेट ए लिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमने ए क्रॉस ए ले लिया, ए क्रॉस ए लेके हमने इसके कुछ सबसेट्स ले लिए एज आ रिलेशन के तौर पे। अब हम R1 चेक करते हैं क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखें 1 1 देखें तो दूसरा इसका जो इन्वर्स है 1 1 ही होगा, वो भी इसी में आ रहा है। तो फिर अगर 1 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम ही है, वो भी इसमें आ रहा है। तो ये फिर एंटी सिमेट्रिक वाली इसके लिए बात प्रूव हो जाएगी। एंटी सिमेट्रिक में सिंपली ये है कि अगर किसी ऑर्डर पेयर कोई भी ऑर्डर पेयर है वो R में बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स अगर ले तो वो भी उसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक ऑर्डर पेयर और उसका इन्वर्स उसमें आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ वो सिमेट्रिक वाली एंटी सिमेट्रिक वाली बात प्रूव नहीं होगी। अब 1 1 आ रहा है तो 1 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो 1 1 क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट हैं तो इसके लिए वो बात प्रूव हो जाएगी। इसी तरह से 2 2 देख लें, 2 2 आ रहा है, इसका इन्वर्स लेंगे 2 2 ही होगा। तो 2 2 दोनों सेम है तो दोनों सेम एलिमेंट ही हैं, तो फिर इसके लिए बात भी प्रूव हो जाएगी। 2 3 देख लें, 2 3 इसमें आ रहा है, क्या 3 2 भी इसमें आ रहा है, 3 2 इसमें नहीं आ रहा। तो फिर ये क्या है, अगर 3 2 इसमें नहीं आ रहा तो फिर हम वो बात नहीं चेक करेंगे क्या 2 3 इसके इक्वल है या नहीं है। तो 2 3 इसमें नहीं आ रहा तो फिर वो क्या है, वो ये एंटी सिमेट्रिक वाली बात इसमें प्रूव हो जाएगी। अब 3 3 आ रहा है तो 3 3 जिस तरह 1 1 2 2 के लिए फुलफिल हो रही है, इसके लिए भी हो रही है, इस तरह से 4 4 के लिए भी हो रही है। तो ये फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा R1। सिंपल सी बात है कि
आपने देखना है कि कोई अगर 2 3 आ रहा है, कोई भी अगर पेयर आ रहा है तो उसका अगर तो वो सेम एलिमेंट का पेयर है तो फिर तो ठीक है। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट का पेयर है, जिस तरह यहाँ पे 2 3 देख लें, तो अगर 2 3 आ रहा है उसमें फिर क्या होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक बनाने के लिए, उसमें 3 2 नहीं होना चाहिए। ये मैं डिफरेंट की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट एलिमेंट का अगर पेयर है तो फिर आपने देखना है कि अगर कोई पेयर डिफरेंट एलिमेंट का है, क्या उसका इन्वर्स उसमें नहीं आना चाहिए उस रिलेशन में। तो फिर अगर वो नहीं आएगा तो फिर वो एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा। सिमेट्रिक में ये था कि उसका इन्वर्स भी आना चाहिए, इसमें आपने देखना है कि उसका इन्वर्स नहीं होना चाहिए, तो फिर वो एंटीसिमेट्रिक होगा। इसी तरह से R2 जो है ये भी, और R4 R5 ये जो रिलेशंस हैं ये आपके पास एंटीसिमेट्रिक होंगे। लेकिन आपके पास R3 जो है ये चेक करते हैं क्या ये एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटीसिमेट्रिक कब होगा, कि अगर तो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है, जिस तरह 1 1 2 2 3 3 4 4, उनको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने चेक करना है जो डिफरेंट एलिमेंट के ऑर्डर पेयर हैं। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट का कोई ऑर्डर पेयर है उसका आपने चेक करना है कि इन्वर्स उसमें बिलोंग ना करे। तो ये देख लें 1 1 को तो हमने देखना ही नहीं, 1 2 देख लें, 1 2 डिफरेंट एलिमेंट का पेयर है तो क्या इसका इन्वर्स है, देखें इसका 2 1 इन्वर्स है तो वो भी इसमें आ रहा है, तो फिर ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आगे वो कह रहा है कि आपके पास जो R6 है वो भी आपके पास एंटी सिमेट्रिक है। वो कैसे एंटी सिमेट्रिक है, अब इसमें 3 4 आ रहा है, इसका इन्वर्स इसमें नहीं आ रहा, ऐसा ही बात है। तो अगर इसका इन्वर्स 4 3 जो होना था वो इसमें नहीं आ रहा तो फिर वो क्या होगा, ये R6 भी एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, कि हम नंबर ऑफ किसी कोई भी सेट दिया हुआ है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हम ये काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने उसके रिलेटेड एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट ये उसने थीम दिया हुआ है, ये समरी की हुई है कि नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हमारे पास इतने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इतने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस विच इज़ ओनली सिमेट्रिक वो ये होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस विच ओनली एंटी सिमेट्रिक वो ये होंगे। ये इसने इसलिए लिखा हुआ है कि कोई रिलेशंस ऐसे भी होते हैं कि जो कि सिमेट्रिक भी होते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो उनके लिए हमने ये फिक्सिंग यहाँ पे की हुई है कि ऐसे रिलेशन जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिमेट्रिक होंगे उनकी नंबरिंग ये होगी, ऐसे रिलेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक होंगे उनकी नंबरिंग ये होगी। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं वो 2 की पावर n स्क्वायर होते हैं, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास ये होते हैं। तो इन फार्मूलाज को आप याद रखिएगा।